Hello students, this is class 10th geography we are reading today, and this is major food crops we are reading, and we have studied about some major food crops that are those are wheat and wheat and rice के बारे में हम पढ़ चुके थे। एंड थर्ड मेजर जो फूड क्रॉप है हमारी वो है मेज़। थर्ड मेजर फूड क्रॉप जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो है मेज़। मेज़ जो है वो एक फूड क्रॉप है, यानी मक्का सुना होगा आपने। मेज़ जो है मेजर फूड क्रॉप में ही आती है और इसका यूज़ जो है एज ए फॉडर भी किया जाता है कहीं कहीं, यानी कि फॉर एनिमल, यानी एनिमल्स की ईटिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है कहीं ना कहीं। और ये एक मेजर खरीफ क्रॉप भी है। खरीफ क्रॉप का मतलब सभी आप जानते हैं कि जो जुलाई अगस्त में, यानी कि जो समर सीज़न होता है, समर्स में ये बोई जाती हैं और विंटर्स में इनको काट लिया जाता है, यानी सितंबर टू नवंबर इन्हें कट कर लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो ये होती है हमारी मेजर खरीफ क्रॉप। तो मक्का जो है एक फूड क्रॉप भी है और एक फॉडर क्रॉप भी है, यानी कि जहाँ इंसान इसको खाने के काम में लेता है, हम लोग भी जहाँ इसको एज ए फूड काम में लेते हैं, वहीं पर फॉडर क्रॉप भी है, यानी इसको एनिमल्स के लिए भी, खाने के एनिमल्स के चारे के लिए भी इसको यूज़ में लिया जाता है। एंड एक खरीफ क्रॉप है और इसके लिए जो टेम्परेचर है, कुछ इसके लिए एबेंडेंट जो सिचुएशंस है, एबेंडेंट जो क्वालिटीज़ हैं, सिचुएशंस हैं, वो क्या है वो हम देखते हैं कि हर कोई भी जो फूड क्रॉप हो या फिर कोई फॉडर क्रॉप हो, क्या चाहे वो बेवरेज क्रॉप हो, प्लांटेशन क्रॉप हो, सभी के लिए डिफरेंट जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो रिक्वायर होती हैं। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं? इसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं वो है कि टेम्परेचर कितना चाहिए इसके लिए, मतलब 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यानी ना तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए और ना ही बहुत कम टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि विद इन अ नॉर्मल टेम्परेचर ये जो फूड क्रॉप है मेज़, ये ग्रो हो सकती है काफ़ी। और ओल्ड एलुवियम, इसके लिए जो सॉइल है, सॉइल कौन सी चाहिए इसके लिए? ओल्ड एलुवियम। ओल्ड एलुवियम यानी कि मैंने आपको बताया था कौन से चैप्टर में बताया था, शायद लास्ट चैप्टर में, ओल्ड एलुवियम के बारे में, जब हमने सॉइल्स पढ़ी थी। तो सॉइल में मैंने बताया था ओल्ड एलुवियम का मीन्स क्या होता है, जो बांगर होता है। बांगर यानी जिसमें मोटे मोटे थोड़े जो कंकड़ टाइप जो स्ट्रक्चर है वो आ जाती है। तो उन छोटे छोटे पेबल से रिलेटेड जो सॉइल होती है ओल्ड एलुवियम, यानी कि द सॉइल विच इज ड्रेन्ड with the water by some rivers and which has been old and it has been done so many years to be deposited in the plains। तो ये प्लेन्स में डिपॉजिट हुए इसको काफ़ी टाइम हो गया होता है, तो इसीलिए इसे ओल्ड एलुवियम कहा जाता है। और ये एलुवियम सॉइल जो है ये मेज़ क्रॉप के लिए बहुत ही अच्छी क्रॉप मानी जाती है। बिहार में इसको एज ए रबी क्रॉप भी ग्रो किया जाता है। वैसे तो जो ये मेज़ है ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश काफ़ी जगहों पर होती है, महाराष्ट्र में भी होती है, लेकिन बिहार में जो ये क्रॉप है इसको रबी सीज़न में भी बोया जाता है। रबी सीज़न में यानी कि वही विंटर्स में इसको बोया जाता है और इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है? समर्स में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। तो एज ए विंटर क्रॉप, एज ए रबी क्रॉप भी इसको बोया जाता है, लेकिन सिर्फ कहाँ पर? बिहार में बोया जाता है। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ लिया। और इंडिया में काफ़ी स्टेट्स में जो मेज़ है वो ग्रो की जाती है। तो मेज़ की जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो आपको सारे मैप में मार्क करने होंगे। नेक्स्ट है पल्सेस। पल्सेस मीन्स क्या होता है? दालें। दालें क्या हैं? दालें हमारे जो प्रोटीन है उसका भी एक काफ़ी रिच सोर्स है, यानी कि जिन लोगों को प्रोटीन के लिए बहुत ज़्यादा कई बार प्रोटीन की डेफिशिएंसी आ जाती है, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी को हम जो डॉक्टर्स हैं वो क्या बताते हैं कि आप दूध पीजिए, आप एग खाइए। और जो वेजिटेरियन जो पीपल हैं, वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, उनके लिए पल्सेस यानी कि दालें ही सबसे अच्छा, इम्पॉर्टेंट और सबसे वेरी नाइस जो सोर्स है ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का काफ़ी अच्छा सोर्स है क्या? पल्सेस। इंडिया जो है वो पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है पल्सेस का वो कहाँ पर होता है? इंडिया में होता है। बट एज वेल एज इंडिया इज़ अ लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑल्सो। इंडिया जो है वो पल्सेस का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, यानी कि क्योंकि इंडिया ही है जिसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन पीपल रहते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ यहाँ पर
जो पल्सेस है यानी दालों का जो यूज़ है वो बहुत मात्रा में किया जाता है। तो जितना ज़्यादा यहाँ प्रोडक्शन होता है उतना ही ज़्यादा यहाँ पर क्या है, कंजम्पशन होता है। यानी कि जैसे ये जितना बड़ा प्रोड्यूसर है उतना ही बड़ा कंज्यूमर भी है इंडिया, किसका, पल्सेस का। जो पल्सेस हैं इनके लिए देखो, जो पल्सेस हैं इनको ग्रो करना काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मेहनत वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट, जो कंडीशंस होती हैं इसके लिए, जो एडिक्वेट कंडीशंस हैं वो कहीं भी आपको अवेलेबल हो सकती है। क्योंकि देखिए पल्सेस जो है, कोई भी अदर जो क्रॉप होती हैं रादर देन पल्सेस के अलावा जो भी अदर क्रॉप्स हैं उन सभी में हमें बहुत ज़्यादा क्या चाहिए होता है, आपको मॉइस्चर बहुत ज़्यादा चाहिए, रेन वाटर चाहिए, रेन नहीं हुई तो फिर इरिगेशन चाहिए आपको, उसमें अंदर आपको बहुत सारे मैन्योर डालने पड़ेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स आप डालेंगे। लेकिन पल्सेस जो हैं वो काफ़ी एडजस्टमेंट करने वाली हैं जो क्रॉप्स हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि बहुत कम मॉइस्चर की आपको नीड पड़ती है। अगर कहीं कहीं पे अगर ऐसा होता है कि जहाँ पर रेन जो है वो बहुत कम होती है, यानी कि वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत कम गीली होती है, तो ड्राई जो एरिया है वहाँ पर भी पल्सेस को इजीली उगाया जा सकता है। ड्राई एरियाज में भी पल्सेस इजीली ग्रो कर जाती हैं। तो ऐसे लोग जिनका जैसे ड्राई एरिया है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ जिनके पास नहीं है और उस साल क्या है रेनी सीजन नहीं था, बारिशें नहीं हुई रेनी सीजन में, तो वो क्या कर सकते हैं, दालों को तो वो इजीली उगा सकते हैं और प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में जो दालों की जो कीमत है, दालों का जो प्राइस है, पल्सेस का जो प्राइस है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा आप मार्केट से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं दालों की वजह से, और कम पैसों में। यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो बहुत कम आएगा, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा आ सकता है। तो लेस मॉइस्चर की नीड होती है इसमें। अब जो दालें होती हैं यानी लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं, एक और इनका जो फ़ायदा है, देखिए जो पल्सेस होती हैं इनको ज़्यादातर एज ए मेन क्रॉप नहीं, एज ए रोटेशनल क्रॉप लगाया जाता है। जैसे कि पहले वीट लगा दिया, फिर बीच में जैसे 2-3 बार वीट और राइस जो है, वीट और राइस का सर्कुलेशन चला, उसके बाद बीच में जैसे नॉर्मल जो वाटरमेलन्स वगैरह है वो कर दिए। लेकिन बीच में 1-2 बार आपको जो पल्सेस हैं वो भी ग्रो करनी होती है। क्यों ग्रो करनी होती हैं? क्योंकि पल्सेस जो है वो एक लेग्यूमिनस क्रॉप हैं। पल्सेस जो हैं उनके अंदर एक राइजोबियम नाम की एक स्ट्रक्चर मिलती है, उनकी जो जड़ें होती हैं रूट्स में। देखिए जैसे ये पल्सेस का पौधा है, प्लांट है, इसके अंदर एक कुछ ऐसी छोटी राइजोबियम नाम की स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या काम करती हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये क्या काम करती हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या मतलब है हमारा? नाइट्रोजन फिक्सेशन से हमारा मतलब है कि इनके अंदर इतनी क्वालिटी है, इतनी कैपेसिटी होती है कि ये एयर से नाइट्रोजन लेकर के, ये एयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने अंदर, और उस एब्जॉर्ब नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर ट्रांसफर कर देती हैं। नाइट्रोजन को एयर से लेकर सॉइल के अंदर ट्रांसफर कर देती हैं और सॉइल के अंदर फिक्स कर देती हैं। इसे ही हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन को एयर से फिक्स कर देती हैं अपने सॉइल में, और इससे क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए इसे एज ए रोटेशनल क्रॉप भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा कई बार सेम जब क्रॉप को रिपीट करते हैं तो जो क्रॉप्स होती हैं वो क्या हो जाती है, यानी जो लैंड है वो इनफर्टाइल होने लगती है, क्योंकि सेम जो मिनरल्स हैं, सेम जो नाइट्रिक एसिड्स हैं, सेम जो नाइट्रिक जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी निकलती जा रही है। तो इसे एज ए रोटेशनल क्रॉप थोड़ा टाइम भी मिल जाता है, और इसमें जो सॉइल की फर्टिलिटी है, दालों को उगाने से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो सॉइल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी क्रॉप के उगाने के लिए, और जो दालें हैं वो सॉइल के लिए बहुत अच्छा फैक्टर है। अगर सॉइल में दालों को उगाएंगे तो वैसे भी इकोनॉमिकली भी, और जो सॉइल के लिए नेचुरली भी काफ़ी जो प्रोसेस है वो अच्छा होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं शुगर केन की। शुगर केन क्या है? ये तो हमारी क्या हो गई है, फूड क्रॉप्स हो गई है। कुछ और भी अदर फूड क्रॉप्स हैं, ये तो मेजर फूड क्रॉप्स हो गई हमारी, यानी जो हम मेनली जो हम फूड में एज ए फूड यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं शुगर केन यानी अदर फूड ग्रेन्स की। अदर फूड ग्रेन यानी अनाज के अलावा, दालें और अनाज के अलावा शुगर केन सभी जानते हैं क्या होता है, गन्ना होता है शुगर केन। गुड।
जो शुगर केन है, देखिए जो शुगर केन है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि शुगर केन जो है वो पूरे ईयर तक जो ऑक्यूपाई करके रखता है लैंड को, यानी पूरे साल तक गन्ने की जो फसल होती है, क्रॉप होती है, वो उसमें कल्टीवेट होती रहती है। और ये जो शुगर केन है इसके अंदर हमें हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की नीड होती है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब यानी कि क्लाइमेट गर्म होनी चाहिए और ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, यानी कि मॉइस्चर काफ़ी अच्छा चाहिए। इसके लिए हमें मॉइस्चर अच्छा चाहिए। 21 से 27 तक डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होना चाहिए, यानी ना बहुत ज़्यादा गर्मी और ना बहुत ज़्यादा सर्दी, इतना टेम्परेचर यहाँ पे होना चाहिए। 75 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पर हमें चाहिए, यानी कि रेनफॉल भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो शुगर केन की सोइंग के लिए जो रेनफॉल है वो काफ़ी नीड है रेनफॉल की। नेक्स्ट है ब्राज़ील, तो इसमें फर्स्ट रैंक है ब्राज़ील की, यानी ब्राज़ील जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। अगर इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के बारे में जाना जाए तो ब्राज़ील जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो ब्राज़ील, उसके बाद इंडिया है। अब शुगर केन जो है वो किस किस चीज़ में यूज़ आता है, देखिए शुगर केन जो है हमारे प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है, और शुगर केन को हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ लेते हैं, जैसे कि शुगर केन का एज ए जूस में काम आता है, तो वहाँ पर भी इससे अर्निंग हो सकती है। जो हमारा शुगर इंडस्ट्रीज़ है उससे जैगरी बनाई जाती है शुगर से ही, और शुगर केन से ही, और आपकी शुगर बनाई जाती है, मिश्री बनाई जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मीठी जो चीज़ें हैं वो इससे बनाई जाती है। और जो विलेजेस एरिया है वहाँ पर तो इनसे काफ़ी सारे डिफरेंट जो आइटम्स हैं वो भी बनाए जाते हैं। तो शुगर केन काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छा जो प्रोडक्ट है एज ए क्रॉप, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं शुगर केन जो मेन है उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब में भी उगता है, तो काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। नेक्स्ट है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स क्या होते हैं? ऑयल सीड्स मीन्स होता है ऐसे सीड्स जिनमें से ऑयल निकलता है, लाइक मूंगफली यानी ग्राउंडनट, तिल, सीसम यानी कि मस्टर्ड है, राई है, बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे बीज हैं जिनमें से हम जैसे सोयाबीन है जिनका हम ऑयल खाते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? ऑयल सीड्स में आती हैं। ठीक है। कोकोनट लेकिन थोड़ा अलग हो जाता है, क्रॉपिंग नहीं होती उसकी। 2008 में इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था 2008 में ऑयल सीड्स का, और उसके बाद 2008 के बाद इंडिया है जो है वो फर्स्ट प्रोड्यूसर बन गया, इसका फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया बन गया। एडिबल ऑयल में काम में लिया जाता है, जितने भी ये ऑयल सीड्स हैं इनमें से मोस्ट ऑफ जो ऑयल सीड्स हैं वो क्या होते हैं? एडिबल होते हैं। जितने भी ऑयल सीड्स हैं सभी एडिबल, यानी सभी को खाने के काम में लिया जाता है, खाने के काम में भी लिया जाता है। इनके लिए सॉइल भी जो है वो नॉर्मल, यानी जितनी भी कंडीशंस हैं इसमें वो सभी कंडीशंस बिल्कुल नॉर्मल यूज़ होती हैं। यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन कॉस्मेटिक्स में भी एज ए रॉ मटेरियल ये यूज़ होता है। अब बात करते हैं हम किसकी? टी की हम बात करते हैं। टी क्या है? एक प्लांटेशन क्रॉप है। प्लांटेशन क्रॉप बताया था आपको, जैसे कि जो हिली एरियाज में होती है, बहुत बड़े बागान एक साथ होते हैं, और इन प्लांटेशन क्रॉप्स में बेवरेज क्रॉप है। ये बेवरेज क्रॉप का मतलब पीने वाली जो क्रॉप होती है, यानी कि टी को तो पिया जाता है, खाया तो जाता नहीं है, तो ये फूड क्रॉप तो है नहीं, ये कैसी क्रॉप है? बेवरेज क्रॉप है। लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव से मतलब हमारा क्या है? बेवरेज क्रॉप मतलब पीने वाली है। लेबर इंटेंसिव क्योंकि टी जो है, टी का प्लांटेशन होता है और बहुत छोटे छोटे प्लांट्स इसके होते हैं, और वो जो प्लांट्स हैं उनमें से इसकी लीव्स को चुनना होता है, क्योंकि और उनमें मशीनरी यूज़ नहीं आती, हिली एरियाज में होता है इसीलिए। और इसके लिए जो सॉइल है वो नॉर्मल सॉइल चाहिए, फॉरेस्ट सॉइल होती है उसकी, और जो मॉइस्ट होना चाहिए, लेकिन सॉइल में थोड़ा सा नहीं, सॉइल जो है वो थोड़ी मॉइस्ट होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए। लेबर इंटेंसिव से मतलब क्या है कि इसमें लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसके लिए क्या होता है कि इसमें छोटी छोटी सी जो पत्तियां हैं, इसकी जो लीव्स होती हैं, उनको एक एक करके क्या करना पड़ता है? उनको चुनना होता है, उनको प्लग करना होता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा लेबर की नीड होती है, और इसीलिए इसे क्या कहा गया है? लेबर इंटेंसिव कहा गया है। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंट शावर्स। इसमें लगातार बारिश, यानी बारिश बहुत तेज़ वाली बारिश नहीं, लगातार जो बारिश होती है धीरे धीरे, उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। इंडिया जो है वो टी का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया किसका थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? टी का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब हम बात करेंगे किसकी?
कॉफी की अब हम बात करेंगे। इंडिया में 2008 में 3.2% पूरे वर्ल्ड की कॉफी का 3.2% प्रोड्यूस होता था। देखिए कॉफी की हम बात करते हैं। कॉफी जो है ये भी एक बेवरेज क्रॉप है, यानी कि पीने वाली क्रॉप है। ये भी पूरे वर्ल्ड का 3.2% इंडिया में प्रोड्यूस होता था। इंडिया में प्रोड्यूस होता था 3.2%। और जो कॉफी है, ये इंडिया की जो कॉफी है, इंडियन कॉफी अपनी गुड क्वालिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। और इंडिया की कॉफ़ी की पूरे वर्ल्ड में काफ़ी डिमांड है। तो इंडिया की जो कॉफ़ी है वो अपनी गुड क्वालिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। बेवरेज क्रॉप है, 3.2% इंडिया में ग्रो होता है। आसाम, दार्जिलिंग और बाबा बुदान हिल्स, इन सभी जगहों पर, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, नीलगिरी हिल्स, इन सभी में क्या होता है, यहाँ पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। अब हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या हैं? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से रिलेटेड होती हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से रिलेटेड, यानी वो क्रॉप्स जिनमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बागानों को, इनकी खेती को ही क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल के प्रोडक्शन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, इसमें 2008 में इंडिया जो था वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था चाइना के बाद। इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट। यहाँ पर सारे टाइप के फ्रूट्स मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश वर्ल्ड के, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट, क्योंकि इंडिया जो है उसमें काफ़ी जगह ऐसी है, हर जगह की, जैसे कि इंडिया में ऑल टाइप की क्लाइमेट है। देखिए, ऑल टाइप ऑफ क्लाइमेट आर हेयर। तो हर क्लाइमेट के जो फ्रूट्स हैं वो इंडिया में अवेलेबल होते हैं। हर टाइप के फ्रूट्स हमें इंडिया में अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये तो हमारी हो गई फूड क्रॉप्स। अब हम बात करते हैं किसकी? नॉन फूड क्रॉप। अब हम बात करेंगे कुछ नॉन फूड क्रॉप्स की। नॉन फूड क्रॉप यानी जिन्हें हम खाने के लिए काम में नहीं लेते। नॉन फूड क्रॉप्स क्या होती हैं? जिन्हें हम खाने के लिए काम में नहीं लेते, जैसे कि रबर। नॉन फूड क्रॉप क्या? जिन्हें हम कमर्शियल यूज में लेते हैं। फर्स्ट है रबर की हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रबर क्या है? इक्वेटोरियल क्रॉप है। इक्वेटोरियल क्रॉप है। स्पेशल कंडीशंस इसमें चाहिए, सब ट्रॉपिकल एरिया से भी हो जाती है। मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की नीड होती है इसमें। मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की नीड होती है। और रेनफॉल जो है वो 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर तो इसके लिए रेनफॉल चाहिए, यानी कि वेरी मच रेनफॉल शुड बी देयर। और कम से कम जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री से अबव होना चाहिए, इससे कम नहीं। यानी नॉर्मल टेम्परेचर और रेनफॉल बहुत ज़्यादा रबर के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है। केरला, कर्नाटका, अंडमान निकोबार में नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो केरला वगैरह यहाँ पर, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश,
यहाँ पर काफ़ी मात्रा में तमिलनाडु में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ फाइबर क्रॉप्स की। आपको इसमें एक पाई चार्ट दिया हुआ होगा रबर के प्रोडक्शन का, वो आपको लर्न करना है कि किस किस में यूज़ होता है। जैसे साइकिल टायर्स में, फुटवियर्स में रबर का यूज़ बताने की ज़रूरत है नहीं आपको, क्योंकि रबर का यूज़ बहुत जगह पर किया जाता है। जैसे साइकिल टायर्स हो गए, बेल्ट हो गई, हॉर्सेस हो गए, जो बेल्ट के हॉर्सेस होते हैं, फुटवियर्स हो गए, ऑटो टायर ट्यूब, डिप्ड गुड्स, ये सारी की सारी चीज़ें किस यूज़ में आती हैं? लेटेक्स फॉर्म में ये डिप्ड यूज़ में यूज़ आती हैं, यानी कि रबर का यूज़ इन सभी चीज़ों के लिए किया जाता है। अब हम फाइबर क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। फाइबर क्रॉप्स क्या होती हैं? जिनमें फाइबर होता है, यानी जिनसे रेशे बनते हैं, जैसे कॉटन, वूल, कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, ये सब क्या है? फाइबर्स हैं, जिनसे हम क्या बनाते हैं? क्लोथ बनाते हैं। यानी क्लोथ प्रोड्यूसिंग जो भी क्रॉप्स होती हैं वो क्या होती हैं? फाइबर क्रॉप्स होती हैं। अब हम बात करते हैं कॉटन की। इसमें सबसे पहले जो मेन क्रॉप आती है वो आती है कॉटन क्रॉप। कॉटन क्रॉप जो है उसका मतलब क्या है? देखिए, कॉटन क्रॉप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। कॉटन, कॉटन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये बात कर लेते हैं कि ये नॉन फूड क्रॉप है एंड दिस इज अ फाइबर क्रॉप। नॉन फूड क्रॉप है और एक फाइबर क्रॉप है। फाइबर क्रॉप होने का मतलब क्या है कि इससे क्लोथ बनाया जाता है, यानी क्लोथ मेकिंग में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी। कॉटन जो है वो मोस्टली कौन से एरियाज में होती है? ड्राई एरियाज में ही होती है। अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल ना भी हो तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कॉटन इंडस्ट्री जो है उससे कॉटन क्लोथ्स बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज़ की जाती है, बहुत सारे बेडशीट्स वगैरह, यानी क्लोथ्स जितने भी हैं वो बनाए जाते हैं, जिसमें वियरिंग भी क्लोथ्स हैं, ऐसे बहुत सारे क्लोथ्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कॉटन जो है इसकी ग्रोइंग कहाँ पर होती है। देखिए, कॉटन के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल। लास्ट चैप्टर में भी आपको ये बताया गया था। ब्लैक सॉइल जो है इस कॉटन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। ब्लैक सॉइल किससे बनी थी? लावा से बनी थी। ब्लैक सॉइल जहाँ पर भी होगी, जैसे डेक्कन प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, तो डेक्कन प्लेट्यू में इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में, गुजरात का जो छोटा सा पार्ट है ईस्टर्न साइड, राजस्थान का साउथ ईस्टर्न साइड, यानी जहाँ जहाँ पर भी आपको क्या मिलेंगे? प्लेट्यूज मिलेंगे, वहाँ पर आपको कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके लिए बहुत ज़्यादा कंडीशंस भी नहीं चाहिए। बस थोड़ी सी मॉइस्चर हो सॉइल में और टेम्परेचर भी ठीक ठाक यहाँ पर चल जाता है ड्राई एरियाज में इजीली है। तो राजस्थान में तो काफ़ी अच्छे से इसका प्रोडक्शन हो जाता है, झालावाड़ वगैरह में बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है इसका। अब जो ये कॉटन है, कॉटन जो है वो इंडिया इसमें रैंक रखता है सेकंड रैंक। कॉटन के प्रोडक्शन में इंडिया की जो रैंक है वो सेकंड रैंक है, और सेकंड रैंक है इंडिया की, तो इसमें फर्स्ट रैंक किसकी है? फर्स्ट पर है इसमें चाइना। चाइना के बाद इंडिया की फर्स्ट रैंक इंडिया की सेकंड रैंक आती है कि इसमें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कॉटन का होता है चाइना में, और उसके बाद होता है कहाँ पर? इंडिया में। इंडिया में फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है किसका? कॉटन का। तो इस तरीके से कॉटन का हो गया ये प्रोडक्शन। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन सभी में काफ़ी अच्छे से इसका प्रोडक्शन होता है। मेनली जो इसका प्रोडक्शन है वो कहाँ पर होता है? जहाँ पर प्लेट्यूज रीजन पाया जाता है, यानी जहाँ पर ब्लैक सॉइल रीजन पाया जाता है वहाँ पर इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो जूट है वो फाइबर क्रॉप पढ़ेंगे, एंड टुमारो और डे आफ्टर टुमारो मीन्स अप टू सैटरडे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन दिस वीक। सो थैंक यू, हैव अ नाइस